हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरा पार्लियामेंट से संबंधित टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। आज हम चैप्टर देखेंगे भारत व्यय। जो संसद है, जो भारत की संचित निधि है, उस पर कितने तरीके के व्यय उस पर हैं, तो उसी के बारे में देखेंगे। भारत व्यय क्या क्या है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी को बताया गया है, तो उसी के बारे में जानते हैं और देखते हैं बढ़ते टॉपिक की तरफ। भारत व्यय क्या होता है? बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। कौन कौन से? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। इन दोनों बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। भारत की संचित निधि पर क्या क्या भारत व्यय हैं वो अभी हम देखते हैं आगे। जैसे कि सपोज करिए आपकी आमदनी अगर 2000 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो आपको इसमें से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको चाहिए कि 1000 रुपये में है तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी होंगी। बाकी बचे हुए जो 1000 रुपीज़ हैं उनमें हम कैसे मैनेज करते हैं और उनको किस तरीके से करते हैं, वो होते हैं व्यय। उनसे हम और क्या क्या अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें उठा सकते हैं। तो यही दोनों चीज़ें हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारत व्यय के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत है, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर क्या होता है, सदन में कोई भी मतदान नहीं होता है। अर्थात इस पर केवल चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं हो सकता, जबकि अन्य प्रकार पर मतदान कराया जाता है। सीधी सी बात है कि जो मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा चीजें हैं उन पर मतदान कराया जा सकता है। भारत व्यय है जो है उनकी सूची देख लेते हैं, क्या क्या भारत व्यय में शामिल होता है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते तथा उनके कार्यालय के अन्य व्यय। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी की सैलरी कहाँ से बनती हैं? यहीं से बनती हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय के अन्य व्यय। उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनकी पेंशन की भी बात करी जा रही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन। कई बार ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। अब देखते हैं, उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय इसी पर भारित होंगे, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत क्रमिकों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भी शामिल होते हैं। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व किसके ऊपर है? भारत सरकार के ऊपर है, जिनके अंतर्गत ब्याज आ गया, निक्षेप आ गया, निधि भार आ गया और मोचन आ गया। ये भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, मतलब जितने तरीके के ये भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर, वो सारे के सारे भारत व्यय कहलाते हैं और भारत की संचित निधि से ही इनको दिया जाता है। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां जो होंगी, ये सारी की सारी संसद की शब्दावली है। इनको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय, जो संसद द्वारा करे गए हों व्यय, उनके लिए पारित होने की क्या प्रक्रिया होती है? अब कोई भी बजट जब संसद में पारित होता है, संसद में बजट पर निम्नलिखित 6 स्तरों से उसे गुजरना पड़ता है। कौन कौन से हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस होती है उस पर, विभागीय समितियों के द्वारा जांच होती है कि किस तरीके का बजट है ये, अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना होता है और वित्त विधेयक का पारित होना होता है। तो देखते हैं, इन पर एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी बहस नहीं होती है। देखते हैं, बजट 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, रेलवे बजट और आम बजट। 2017 से मिलकर ये एक बजट बन गया था। दोनों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। रेल बजट आम बजट से पहले पेश किया जाता है। ये पहले की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लोकसभा में रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में बजट पेश किया जाता है और आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये 1 फरवरी को ही आ जाता है बजट। आम बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में अपना जो भाषण देते हैं उसे कहते हैं बजट भाषण।
लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट अपना जो होता है उनका वो प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं, एक बैग टाइप का लेके आते हैं जिस दिन बजट प्रस्तुत होना होता है। राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई भी अधिकार नहीं होता है। क्या बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो बजट भाषण होता है और जब मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री, तो क्या करते हैं, इसको कटौती का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। अब देखते हैं आम बहस। आम बहस में क्या होता है, साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि जो होती है उसके कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती है। जब बजट आया है तो कुछ दिन तक उस पर बहस भी चलेगी कि क्या ये लॉजिकल है या नहीं है, क्या क्या इसमें कटौती, क्या क्या किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती है। क्या है, लोकसभा इसके बारे में या तो पूरे भाग पर अच्छे से चर्चा कर सकती है या फिर जो समझ में आए कि छोटे से पार्ट पे अगर कोई है चीज़ तो उसको देख सकती है। इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में जो भी सवाल जवाब होंगे उसका अधिकार है कि वित्त मंत्री उनका जवाब दे। जो भी बहस में क्वेश्चंस उठते हैं उन सभी का जवाब कौन देगा, वित्त मंत्री देंगे। विभागीय समितियों द्वारा जांच। अब इस पर क्या होता है कि बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की स्थायी समितियां जो 24 हैं, अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं। मतलब देखती हैं कि जो बजट दिया गया है या जो अनुदान दिया गया है वो किस तरीके से लॉजिकल है, किस तरीके से नहीं है, तो उस पर पूरी तरीके से सदन स्थगित हो जाता है। उसके बाद विचार विमर्श चलता है और विस्तार से उसकी जांच पड़ताल करी जाती है और एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों के विचार के लिए रखा जाता है, दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए इसे रखा जाता है। स्थायी समिति की यह व्यवस्था जो थी 1993 वर्ष 2004 में इसे विस्तृत कर दिया गया था। मतलब अगर बात करी जाए, स्थायी समिति की यह व्यवस्था 1993 से शुरू की गई थी। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी कि संसद पर कैसे वित्तीय नियंत्रण लगाया जाए, उसके लिए व्यवस्था शुरू की गई थी। अब देखते हैं अनुदान की मांगों पर मतदान कैसे होता है। विभागीय स्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। जैसा कि बता चुके हैं, मांगे जो होती हैं मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। जो जो मंत्रालय होंगे उसके हिसाब से मांगे प्रस्तुत की जाएंगी ना। कोई परिवहन मंत्रालय देख रहा है, कोई अलग मंत्रालय देख रहा है, तो उस तरीके से ये प्रस्तुत की जाएंगी। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है। अगर पूर्ण मतदान हो गया तो उसके बाद जिस मांग पर भी बात करी जा रही है वो क्या होगी, अनुदान बन जाएगी। इस संदर्भ में 2 बिंदु उल्लेखनीय है। एक, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है। देखिए, बात करी जा रही है कि अनुदान के लिए लोकसभा के पास क्या है, एक मतदान जो है वो एक विशेष शक्ति है। कई बार एग्जाम में या फिर आप जब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे अपना, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर लोकसभा की शक्तियाँ पूछी गई हैं या लोकसभा या राज्यसभा वर्सेस में पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको ये पॉइंट वहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। केवल जो बजट का हिस्सा है उसका पर ही केवल राज्यसभा को अधिकार होगा कि उस पर ही वो मतदान करा सकती है, तथा इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल नहीं होते हैं। इस पर कोई भी भारित निधि पर जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जितने भी ये चीज़ें होंगी, ये किस पर होंगे, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। इन पर केवल क्या कर सकती है राज्यसभा, केवल चर्चा कर सकती है। वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके देखिए, इसको पीछे जाकर आप देख सकते हैं और पूरा सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तभी आपको अच्छे से फ़ायदा हो पाएगा। अब देखते हैं, आम बजट में 109 मांगें होती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखें। 103 आम नागरिक प्रशासन एवं 6 होती हैं सेना के खर्च के लिए। जबकि रेल बजट में क्या होता है, 32 मांगें होती हैं। कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जब बहुत डीप में पूछता है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अभी आगे देखेंगे कि जो अनुदान मांगे उन पर कटौती प्रस्ताव किस तरीके से है। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार हैं। देखते हैं 3 कौन कौन से कटौती प्रस्ताव हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नीति कटौती प्रस्ताव, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि नीति की कटौती करना। कोई नीति बनी, अब वो नीति है ही नहीं या फिर
कोई समझ में ही नहीं आ रही कि किस तरीके की, अभी वो नीति प्रेजेंट में नहीं है, उस पर कोई काम करने का समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, उसके लिए अगर कोई बात करी जा रही है, यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। नीति कटौती, कोई नीति बनी उस पर अगर कोई कटौती कर दी गई या कह दिया कि ये नीति किसी लायक नहीं है या कि ये अभी प्रत्यक्ष में है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाता है, मांग की जो राशि होती है उसमें अपनी असहमति दिखाने के लिए 1 रुपये भी कम कर दिया जाता है। 1 रुपये अगर कम कर दिया जाए, सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। किसी को लगा कि कोई नीति सही है, दूसरे को लगा कि नहीं ये वाली नीति सही है, तो वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर जितना बजट दिया गया है या जो भी है उसमें 1 रुपये की राशि कम करके दिखाने का मतलब ये है कि अपनी असहमति को व्यक्त करना। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये कम कर दिया गया, 1 रुपये कम करने का मतलब है कि आप उस नीति से सहमत नहीं है, क्योंकि नीति है ही नहीं ये प्रत्यक्ष में, या फिर ये अभी आगे बनेगी क्या है उससे लोग सहमत नहीं होते हैं। देखते हैं आर्थिक कटौती, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कटौती आर्थिक में करी जा सकती है। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। सपोज करिए कहीं पर बात करी गई है कि 500 करोड़ के लिए कोई बजट, 5000 करोड़ का कोई बजट दिया गया और उस पर बात करी जा रही है कि इसमें इतना नहीं लगेगा, इसमें 2-3 करोड़ में काम चल जाएगा। तो ऐसी बातें अगर इसमें कही जाएगी तो मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5000 की राशि इसको आप 500 करोड़ में बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक समय से मतलब एक सीमा है, एक निर्धारित सीमा करी गई है कि इतना ही कम कर सकते हैं। यह या तो मांग में एक मुश्त कटौती हो सकती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में भी कटौती करी जा सकती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। अब देखते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में होता है कि कोई अगर भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित कोई बात होती है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव को देखिएगा, ये सरकार के, जो भारत सरकार है या जो सत्ता में सरकार होगी उस टाइम पर किसी दायित्व के संबंध होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग 100 रुपये की कमी कर देना। इसमें बजट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सपोज करिए 1000 करोड़ की बात करी गई, तो एक सांकेतिक कटौती बोल दिया कि भाई 100 रुपये कम कर देना, 100 रुपये कम कर देना। तो उसमें असहमति को अपने को व्यक्त कर देना कि ये मतलब जो होता क्या है, अगर ये सारी कटौतियां हैं ये तभी पॉसिबल हैं जब गठबंधन की सरकारें होंगी। अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो सपोज करिए 30 सांसद किसी और के हैं, 20 किसी और के हैं, 50 किसी और के, तो क्या होगा, तो ये पावरफुल में होते हैं। अगर ये एक ही सत्ता पक्ष के हैं तो सारे के सारे ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जरूर गया है, लेकिन इनका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जो सत्ता में सरकार होती है वो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को आराम से पास हो जाते हैं। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को डिस्क्राइब जरूर किया गया है, लेकिन बात अब यहाँ आ जाती है कि अगर सत्ता में जो सरकार है और वो पावरफुल है तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगी। अब देखते हैं, यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए। कटौती, इन प्रस्तावों में भी कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए, इनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इनमें किसी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे मामले मिला लिए जाएंगे। इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई सुझाव इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें संघ सरकार के कार्यक्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जो भी संबंधित हो, कहाँ से हो, संघ सरकार के कार्यक्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए। इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई भी विषय नहीं होगा। इसमें किसी न्यायालय प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इनको छोटे छोटे से पॉइंट में करके जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें से लिख लीजिए। जैसे अब आप इस टॉपिक को पूरा लिखना है कि भारित व्यय नहीं होना चाहिए, आपको भारित व्यय पता है, आप सीधे लिख देंगे यहाँ पर कि भारित व्यय इसमें नहीं होने चाहिए। न्यायालय का प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंटर डाल के आप छोटे छोटे पॉइंट्स में इस चीज़ को लिख सकते हैं। पुनर्चर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए। इसके बारे में किसी सत्र में पहले से कोई भी निर्णय लिया जा चुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए, अनावश्यक विषय से संबंधित ये नहीं होना चाहिए। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर एवं उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के जो कार्यकलाप है उनकी जांचों को करना। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप से ज्यादा उपयोगिता नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर ये वाली बात आ गई ना कि कटौती प्रस्ताव की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि ये सदन में लाए तो जाते हैं पर इन पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन सरकार बहुमत में होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। मतलब कटौती प्रस्ताव ये सब पास नहीं होते हैं क्योंकि जो इनकी आवश्यकता ही नहीं होती। जब बहुमत में सरकार है तो सारे एक ही सत्ता पक्ष के बैठे लोग हैं तो वो उसको पास ही करेंगे।
ये बात तब आती है जब गठबंधन की सरकारें हों। ये केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगाते हैं। जब अगर सत्ता में दूसरी सरकार है तो अनुदान मांगों पर मतदान के लिए कुल 26 दिन निर्धारित किए गए हैं। कितने दिन निर्धारित किए गए? 26 दिन। अंतिम दिन अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश कर देता है और उनका निपटान करता है। फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं, इसे ग्लोटिन नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा है और पूछे जाते हैं कि ग्लोटिन प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाते हैं या ग्लोटिन किस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक में क्या है? संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि के सम्मत विनियोग के सिवाय किसी भी धन की निकासी नहीं होगी। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि भारत की जो संचित निधि है, इसमें क्या है? जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन जनता तो सीधे निकालेगी नहीं, तो होगा क्या कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सदन या संसद का मतलब क्या है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर होते हैं, तो उन्हीं के अलावा या उनकी सहमति के अलावा इससे धन की निकासी नहीं होगी। भारत की संचित निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। अब क्या क्या है? लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन संसद के किसी सदन में भी प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये संसद के किसी भी सदन में प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। इसके बाद ही संचित निधि से धन निकासी करी जा सकती है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाल सकती है। अब जब धन नहीं निकाल पाएगी तो इसमें काफ़ी समय भी लगता है। अब इसके लिए क्या है कि इतने लंबे प्रोसेस से जाना है, कई बार इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करती है सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए वो क्या करते हैं? संविधान द्वारा लोकसभा को एक और नई शक्ति दी गई। हर जगह एक लूपहोल है, ये लूपहोल कह लीजिए या फिर एक अच्छा प्रावधान या जैसा भी है। संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई कि वह इस प्रकार का आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। सपोज करिए अब जिस प्रोसेस से धन निकालने में बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या किया जाएगा? दूसरा एक रास्ता है लोकसभा के पास, एक अलग तरीके का अनुदान होता है, लेखा अनुदान के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी। इसी बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें सामान्यतः कुल भाग जो होता है, जितना अनुमान होता है भाग का, उसका 1/6 भाग के बराबर 2 माह के व्यय के लिए इसे स्वीकृति दे दी जाती है कि इतना ये आवश्यक है, इतना इसे निकाल सकते हैं। पूरा धन नहीं निकलेगा पर कुछ धन निकाला जा सकता है। वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, किस किस तरीके से उसमें खर्चे आएंगे, उन सारी चीज़ों के लिए इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। जो धन विधेयक होता है, जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया है धन विधेयक क्या है, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जो लोग PDF से जुड़ना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर PK एजुकेशन कोर के नाम से। वित्त विधेयक के विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जैसे कि हो गया कर को बढ़ाने या घटाने के लिए। अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 75 डेज के अंदर इसे प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने बताया आपको किस तरीके से क्या क्या प्रावधान है, धन निकासी किस किस तरीके से की जा सकती है और जो बजट है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस बताए गए हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।